स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है। दोस्तों, फैमिली थेरेपिस्ट की तरह जब हम क्लाइंट से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, यानी ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कॉमन करेक्टरिस्टिक दिखती है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो पुअर होता है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट दिखाई देता है। तो ऐसा दिखाई देता है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज जिनके जो फैमिली फंक्शन करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं और मेंटल हेल्थ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है सारे मेंबर्स की, वहाँ पे एक कॉमन फीचर ये दिखाई देता है, कॉमन कल्पिट दिखाई देता है कि लैक ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन चैनल हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से फैमिली डिसफंक्शनल हो जाती है और अल्टीमेटली बहुत सीवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो ये एक अलार्म की तरह हमें दिखाई देता है, यानी अगर हमें कहीं ऐसा दिख रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न प्रॉपर नहीं है और हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके कंसिक्वेंसेस आने वाले समय में हमारी रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानें और उस टेक्निक को मास्टर करें, सो दैट हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना पाएं और अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको प्रॉपरली रिजॉल्व कर पाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम फैमिली फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको ये इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बेटर समझ में आएगी। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली में पहला जो फंक्शन है वो है सपोर्ट। इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली हमें प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, लव एंड केयर। उसके अलावा फैमिली का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है डिवीजन ऑफ वर्क और रोल एलोकेशन, यानी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, चाहे वो कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, वो एक डिवीजन ऑफ वर्क रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लोगों की जो वर्क है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कभी कभी एक्सपेक्टिंग टू मच जो है, बहुत लोगों दूसरे लोगों से बहुत उम्मीद कर लेते हैं। तो ये भी फैमिली डायनामिक्स में एक डिस्टॉर्शन आगे जाके इससे पैदा होता है। तीसरा जो फंक्शन है वो है प्रोक्रिएशन फंक्शन और लेजिटिमाइजिंग द प्रोक्रिएशन फंक्शन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी शादी का जो एक संस्था है, शादी की जो प्रथा है, उसके थ्रू प्रोक्रिएशन फंक्शन को लेजिटिमाइजिंग करना, वैधीकरण करना उसका। एक और फंक्शन है सोशलाइजिंग का। उसके अलावा नर्चरेंस एंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और कल्चरल और लीगेसी ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशंस। ओके, तो ये ओवरऑल मोटा मोटा फैमिली के फंक्शंस हैं। अब डिसफंक्शनल फैमिली कहाँ कब होती है? तो जब भी फैमिली में ये कोर फंक्शंस जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो फंक्शन डिसफंक्शनल फैमिली के कैटेगरी में आ जाती है। डिसफंक्शनल फैमिली में क्या होता है? डिसफंक्शनल फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और जो मेंबर्स हैं उनमें होपलेसनेस, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब नेगेटिव इमोशंस जो है वो आ जाते हैं। तो डिसफंक्शनल फैमिलीज में जो एक कॉमन करेक्टरिस्टिक देखी गई है वो है पुअर कम्युनिकेशन और डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन चैनल। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं और
कंसिक्वेंस ये होता है कि मतलब आगे बहुत सीवियर कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, फैमिली में टूट जाती हैं फैमिली, और इस तरह के कंसिक्वेंसेस भी देखने में आते हैं। तो उससे पहले ये अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करने का कि अगर हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं फैमिली में, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें इसको कॉन्शियसली एफर्ट्स लगा के इसको बेटर करना है, सो दैट कि हमें फैमिली में जो इश्यूज आ सकते हैं वो ना आए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट फैमिली में बना रहे, और सभी मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वो लोग अपना जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है उसको यूज करें और अचीवमेंट्स कर पाए। तो साथियों, अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नीड्स एंड इमोशंस बाय वेरियस वेज एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कम्युनिकेशन मतलब किसी इंफॉर्मेशन का, तथ्यों का, अपनी आवश्यकताओं का या अपनी भावनाओं का संचार है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो कम्युनिकेशन है। इसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। उसके अलावा एक बहुत कम जो डिस्कस की जाती है वो एक कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंटल एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इसके बारे में ज्यादा लिटरेचर भी नहीं मिलता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए। अभी अब देखें हम तो जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन जो कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया गया है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस में, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो बाय वर्ड्स हो रहा है या विदाउट वर्ड्स हो रहा है। फर्दर अगर वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आप जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वो थ्रू वर्ड्स हो रहा है। अब ये फर्दर कैटेगराइज हो सकती है या तो ओरल में, या तो आप बोल के अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, या रिटर्न फॉर्म में, यानी कि आप लिख करके वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, इसमें बिना वर्ड्स के और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। दूसरी जो कैटेगराइजेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। इसकी दो क्लासेस हैं, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में फिर से दो क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल जो है वो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है बेसिकली ये ऑफिशियल सेटिंग्स में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज होता है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जिन पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में कोई फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। तो फॉर्मल रिलेशनशिप जब है तो वो कम्युनिकेशन फॉर्मल कहलाएगा, और जब बिटवीन फ्रेंड्स है, इनफॉर्मली रिलेटेड पार्टीज हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कैटेगराइजेशन के बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली ऑफिशियल सेटिंग्स में होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पीयर्स के बीच में, हमारे मतलब फ्रेंड्स के बीच में होता है। ये गॉसिप या डिस्कशन टाइप से होता है, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट ही हो, ऑथेंटिक हो। ओके, तो इसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन टू और मोर पीपल, और इंट्रापर्सनल हमारा सेल्फ टॉक जो हो गया। देखिए, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो सेल्फ टॉक के फॉर्म में हुआ। तो एक फैक्ट ये है कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं उससे उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता जितनी इस चीज का इम्पेक्ट पड़ता है कि हमारी खुद की राय हमारे बारे में क्या है। तो
हमारी खुद की राय हमारे बारे में क्या है, इसको इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई बार लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को कर्स करते हैं या उनके अंदर गिल्ट फीलिंग रहती है, तो अल्टीमेटली वो उनकी सेल्फ इमेज को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करता है। तो हमें कॉन्शियसली, माइंडफुली पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, और वो आएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के उसमें परव्यू में। ये है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, वो है इंस्ट्रूमेंटल एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन वाट ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है सूचना का, वो बेसिकली क्या सूचना है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये होता है कम्युनिकेशन फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक गोल और टास्क। जैसे एक प्रोजेक्ट होता है और उस प्रोजेक्ट में एक स्टार्ट इवेंट होता है और एक डेफिनेट टाइम में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद वो एंड ऑफ द टास्क हो जाता है प्रोजेक्ट का, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर वो कंप्लीशन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली वो एक स्पेसिफिक गोल या टास्क के लिए किया जाता है, और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद वो कम्युनिकेशन चैनल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जबकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली इट इज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस और फीलिंग्स। इसका कंटेंट क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन में जो कंटेंट है वो टास्क ओरिएंटेड, फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में इमोशन ओरिएंटेड, सब्जेक्टिव और पर्सनल होता है। टोन के बारे में बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन में जो टोन है वो न्यूट्रल होती है, क्लियर और डायरेक्ट होती है, जबकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो टोन है वो इमोशनल, वार्म और एक्सप्रेसिव होती है। फोकस किस चीज पर रहता है, तो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन में जो फोकस है वो एफिशिएंसी और क्लैरिटी पे रहता है कि इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली कन्वे हो, और जबकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो फोकस होता है वो इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आउटकम जो है क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन में जो आउटकम है वो कंप्लीशन ऑफ ए टास्क, जो टास्क के लिए ये कम्युनिकेशन इनिशिएट किया गया था वो टास्क को कंप्लीट करना इसका आउटकम होता है। और जबकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो इसका आउटकम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। इनका कंटेक्स्ट मीन्स कहाँ पे, ये किस सेटिंग में ये दोनों कम्युनिकेशन टाइप्स देखने में मिलते हैं। तो जो प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं या टास्क ड्राइवन जो सेटिंग्स हैं वहां पे, जैसे वर्क प्लेस है, या वहां पे ये इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन ज्यादा दिखाई देता है, जबकि पर्सनल और रिलेशनल सेटिंग्स जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में ये ज्यादा अफेक्टिव कम्युनिकेशन ज्यादा कॉमन होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एडवोकेट है जिसको कोई क्लाइंट केस मिला हुआ, क्लाइंट कंसल्ट कर रहा है, तो एडवोकेट उसको एक पर्टिकुलर उस केस से रिलेटेड बातें करेगा, और वो केस का जब तक डिसीजन आएगा तब तक ये कम्युनिकेशन होगा, और केस का ऑब्जेक्टिव, और इस पूरे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो केस का डिस्पोजल हो जाए। जबकि दूसरा इसका एग्जांपल है बिटवीन डॉक्टर एंड ए पेशेंट। तो डॉक्टर को जब हम कंसल्ट करने जाते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। वहां पे डॉक्टर हमको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, और वो एक पर्टिकुलर वो इवेंट होता है, उस इवेंट के बाद वो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। अब अफेक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स लें तो ये होता है फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच में। जब सेलिब्रेशंस होते हैं फैमिली में, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज, तो वहां पे ये दिखाई देता है। उसके अलावा कुछ डिस्ट्रेस वाली जो इवेंट्स होते हैं, या कोई जैसे कोई बीमार हो गया फैमिली में, या कोई क्लोज फ्रेंड बीमार हो गया, तो वहां पे इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। अफेक्टिव वर्ब का थोड़ा सा एटिमोलॉजिकल अगर डिस्कशन करें तो ये एक एडजेक्टिव है विच मीन्स एनीथिंग विच रिलेट्स टू इमोशंस, anything which arises from relations or
एनीथिंग विच हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द इमोशंस, यानी कि जो या तो भावनाओं से उत्पन्न होती है, भावनाओं से संबंधित होती है, या जो दूसरे व्यक्ति में जो श्रोता है, जो जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वो सब कम्युनिकेशन अफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाए। इंटेलिजेंस, और ब्रॉडली देखा जाए तो हर स्टडी का जो पर्पज होता है वो होता है कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट स्टेप है उसकी लर्निंग का, वो है टू बी अवेयर अबाउट योर इमोशंस। मतलब आपके जो इमोशनल स्टेट है उसके बारे में सबसे पहले आपको अवेयर होना जरूरी है। तो अवेयरनेस से क्या है कि माइंडफुली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं माइंडफुली कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो क्या है। दूसरे स्टेप्स में हम इसको कंट्रोल, अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये होता है कि हम अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर पाएं, वो एक्सटर्नल इवेंट्स के कंट्रोल में न रहे बल्कि हमारे खुद के कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टडी को यूज करने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो आपके अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग आए उसके लिए आपको एक इमोशंस की लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि माइंडफुली थोड़ा सा देखिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप कैसा इमोशनल फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है, आप कैसा इमोशनली फील कर रहे हैं। तो इमोशंस को हमने कैटेगराइज किया है पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस में। पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? वो इमोशंस जो प्लीजेंट एक्सपीरियंस हमें देते हैं और हमारी मेंटल स्टेट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो ग्रुप है इसमें जॉय एंड हैप्पीनेस, इसमें इमोशंस आते हैं ब्लिस, एलेशन, एक्सटेसी, चीयरफुलनेस, डिलाइट, ग्ली, जुबिलेशन, यूफोरिया, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। ये जो इमोशंस हैं वो आपस में डिग्री में इस तरह से डिफर कर सकते हैं। मतलब कोई एक इमोशन हो सकता है जो कम डिग्री में जॉय या हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, दूसरा वो जो है वो ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है। तो आप माइंडफुली ऑब्जर्व करिए अपनी इमोशंस को कि टाइम टाइम में आप किस तरह के इमोशंस को फील कर रहे हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लव एंड अफेक्शन। इसमें एडोरेशन, फॉन्डनेस, टेंडरनेस, कंपैशन, वार्मथ, इंटीमेसी, डिवोशन, पैशन, केयर, अटैचमेंट, होपफुलनेस, कॉन्फिडेंस। ये होप एंड ऑप्टिमिज्म तीसरी कैटेगरी है। इसमें होपफुलनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, एंटिसिपेशन, इंस्पायरेशन, एस्पायरेशन, ऑप्टिमिज्म, एश्योरेंस, एनकरेजमेंट, ईगरनेस, ये सब आते हैं। चौथी जो कैटेगरी है, ग्रुप है, वो है प्राइड एंड एकम्प्लिशमेंट। प्राइड, ट्रायम्फ, सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, ऑनर, फुलफिलमेंट, अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन, वैलिडेशन, एम्पावरमेंट। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है अम्यूजमेंट एंड प्लेफुलनेस का। इसमें आता है अम्यूजमेंट, ह्यूमर, प्लेफुलनेस, सिलीनेस, लाइट हार्टेडनेस, मिर्थ, विम्सी, फन, एंजॉयमेंट, लाइवलीनेस। अगला जो ग्रुप है वो है कामनेस एंड पीस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस, रिलैक्सेशन, काम, ईज, कंफर्ट, हार्मनी, बैलेंस, स्टिलनेस, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन का। उसमें जो इमोशंस आते हैं वो है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन, ग्रेटफुलनेस, रिकॉग्निशन, रिवेरेंस, एक्नोलेजमेंट, इंडेप्टेडनेस, रेस्पेक्ट, एडमायरेशन। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में थे तो इनमें से किन किन इमोशंस को आपने एक्सपीरियंस किया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस वो हैं जो हमारे डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस देते हैं।
इसमें पहला ग्रुप है सैडनेस एंड ग्रीफ का। इसमें जो इमोशंस आते हैं वो है सोरो, मिसरी, डेस्पेयर, हार्टेक, ग्लूम, लोनलीनेस, ग्रीफ, डिजेक्शन, होपलेसनेस, मेलैंकोली। नेक्स्ट ग्रुप है एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। इसमें आते हैं एंगर, रेज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनोयंस, रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, एग्रेवेशन, आउटरेज। नेक्स्ट ग्रुप है फियर एंड एंजाइटी। इसमें आते हैं फियर, एंजाइटी, ड्रेड, पैनिक, टेरर, अनईज, वरी, नर्वसनेस, एप्रीहेंशन, इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट ग्रुप है गिल्ट एंड शेम। इसमें आते हैं गिल्ट, शेम, रिग्रेट, रिमोर्स, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिसग्रेस, सेल्फ ब्लेम, कॉन्ट्रिशन, मोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट ग्रुप है जेलसी एंड एनवी। जेलसी, एनवी, कोवेटसनेस, स्पाइट, रिसेंटमेंट, बिटरनेस, इनएडिक्वेसी, पजेसिवनेस, सस्पिशियन, राइवलरी। नेक्स्ट ग्रुप है डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट। इसमें आते हैं डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, लेट डाउन, फ्रस्ट्रेशन, डिसमे, डिस्करेजमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसइल्यूजनमेंट, डिफीट, डेस्पोंडेंसी। अगला ग्रुप है कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। इसमें आते हैं कंफ्यूजन, बिवाइल्डरमेंट, परप्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, डाउट, डिसओरिएंटेशन, एम्बिवेलेंस, इंडिसीजन, बेफलमेंट, हेजिटेशन। अगला ग्रुप है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। इसमें आते हैं लोनलीनेस, आइसोलेशन, एलिनेशन, एबंडनमेंट, रिजेक्शन, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड जब अनवांटेड होता है, एट दैट टाइम इट इज ए नेगेटिव इमोशन। और सॉलिट्यूड जब वांटेड, जब माइंडफुली हम करते हैं तो ये एक पॉजिटिव इमोशन होता है जो फॉल करता है सेरेनिटी एंड पीस एंड कामनेस के ग्रुप में। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो रोल ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन या इमोशनल कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है। एक तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर बनाता है, ये एम्पैथी को फैसिलिटेट करता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा हेल्प मिलती है, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है, इमोशनल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है और सोशल स्किल को एनहेंस करता है। अब फॉर्म्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो जो हमने क्लासेस अभी डिस्कस किए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सारे क्लासेस जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब अफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का हो सकता है और इस तरह से वो म्यूचुअल क्लासिफिकेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो वर्बल अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है जब हम किसी को अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू हम जब एक्सप्रेस करते हैं। नॉन वर्बल अफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम बिना वर्ड्स के अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो तरीके थे, लाइक आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, टच है, प्रोक्सेमिक्स है, जैसे पर्सनल स्पेस में हम किसको अलाउ करते हैं, किसी को नहीं अलाउ करते, तो वो भी एक इमोशनल स्टेट को कन्वे करता है। उसके बाद रिटर्न अफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे ग्रेटिट्यूड लेटर्स हो गए या अप्रेजल लेटर्स हो गए, तो ये सब रिटर्न अफेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं। आर्टिस्टिक अफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अपने इमोशंस को थ्रू आर्टिस्टिक मीन्स आप जब एक्सप्रेस करते हैं, वो उसमें आर्टिस्टिक अफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिजिकल अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स जैसे हैंड शेकिंग हो गया और पैटिंग हो गया, किसी को शाबाशी देते हैं जब, हाथ मिलाते हैं जब, और हगिंग जब किसी के गले लगते हैं, किसी को लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी इमोशंस को हम कन्वे करते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ अफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने यहाँ शेयर किए हैं
सो दैट आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए कि किस तरह से आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई फील प्राउड टू सी और हियर दिस थिंग, आई फील वरीड अबाउट समथिंग, आई फील सैड, आई एम हैविंग ए हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और दैट थिंग, आई फील फ्रस्ट्रेटेड when this happens or that happens, I appreciate to see this thing or hear this thing, I feel excited to see or hear this thing, I feel concerned about something। ये सारे सेंटेंसेस हैं जो हमारी इमोशनल स्टेट को या तो कन्वे करते हैं या सामने वाले की, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हम ये सेंटेंसेस बोल रहे हैं, उसकी इमोशंस को एराउज कर सकते हैं, उसकी इमोशनल स्टेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जिनके साथ भी आपको अपने रिलेशंस को बेटर करना है, वहां पे अफेक्टिव कम्युनिकेशन को माइंडफुली यूज करेंगे तो रिलेशनशिप बेटर होंगे। एक फैक्ट ये भी है, एक ये भी है कि जो जो लोग डार्क साइकोलॉजी में माहिर होते हैं, वो लोग अफेक्टिव कम्युनिकेशन को दूसरे को इम्पैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो। तो जब आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन में मास्टर हो जाएंगे, आप समझ लेंगे इसके बारे में, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके डार्क साइकोलॉजिस्ट जो लोग रहते हैं, जो इल इंटेंशन के साथ आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, आपको आपके साथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन या इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप उनकी इंटेंशंस को समझ जाएंगे और आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। तो ये भी एक इसका एक यूजफुल टूल इसका हो सकता है। कुछ और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं। आई फील ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग और दैट थिंग, इट इज एक्साइटिंग टू सी दिस और हियर दिस थिंग, आई फील अपसेट, आई एम टच्ड, इट वरीज मी, इट फील्स, आई फील थैंकफुल फॉर, आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फील अनईजी, इट कंसर्न्स मी व्हेन, it feel troubled, I feel troubled when this thing happens or because of this thing, I am impressed when or by, it confuses me when or it confuses me to see or hear this thing। तो साथियों, अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात की। एक तो ये देखा गया कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज हो जाती हैं, जहां पे फैमिली की फंक्शंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे एक ये कॉमन करेक्टरिस्टिक देखा गया कि वहां अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन की जगह इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, बिटवीन सिबलिंग्स, बिटवीन क्लोज फ्रेंड्स। सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है और फीलिंग्स का ना तो ट्रांसमिशन हो रहा है, ना फीलिंग्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो फैमिली सेटिंग्स में, डिसफंक्शनल फैमिलीज में इससे होता क्या है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाते, वो बने रहते हैं, लोग एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं और अल्टीमेटली वो सीवियर कंसिक्वेंसेस की तरफ फैमिली बढ़ती जाती है। तो हम ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन को मास्टर करके जो डिसफंक्शनल हो गई हैं फैमिलीज, उनको धीमे धीमे इंप्रूव कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए पहल कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है कि जो लोग डार्क साइकोलॉजी यूज करते हैं और हमारे पर्सनल स्पेस में इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन या इमोशनल कम्युनिकेशन को यूज करके विद मेल इंटेंशन, तो हम अवेयर हो सकते हैं कि जब हमें पता होगा कि ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन है और ये हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अवेयर होंगे और माइंडफुली हम एक शील्ड बना लेंगे कि हमें इनसे इंटरेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसका अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। आपकी जो ओपिनियन है वो मेरे से भिन्न हो सकती हैं।
दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, आपके जो विचार हैं वो कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या इमोशन फील हो रहा है उसको जरूर अपने कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच।